सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में, जहां पे मैं द हिंदू के एडिटोरियल्स आपके साथ उस तरीके से डिस्कस करता हूं आपकी एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकें, SSC और बैंक्स की, साथ के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो, कॉम्प्रीहेंशन के साथ आप ग्रामर भी मेरे साथ सीख सकें। चलिए उसी अंदाज में आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल को हम करने वाले हैं, नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी इसका टाइटल है। एडिटोरियल लिखा हुआ है PM केयर्स फंड के ऊपर, जिसमें आपको पता है इनकमिंग तो है पर आउटगोइंग के बारे में किसी को पता नहीं है ना, तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की कमी है। चलिए शुरू करेंगे अपने नोट्स बनाना साफ साफ ग्रामर और वोकैबुलरी के। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी। नीड का मतलब है जरूरत, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है स्पष्टता, पारदर्शिता, आर पार देखने की ताकत। तो कह रहे जरूरत है हमें आर पार देखने की, ट्रांसपेरेंसी की, हम साफ साफ चीज़ों को देख पाएं। ट्रांसपेरेंसी के सिनोनिम मैंने लिखे हैं क्लैरिटी, पेल्यूसिडनेस, और भी बहुत सारे हैं जो मैंने लिखे नहीं है, जैसे अनइक्विवोकलनेस, अनएम्बिग्विटी, है ना, ये सब के सब ट्रांसपेरेंसी के सिनोनिम्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑन PM केयर्स फंड, बात हो रही है सारी की सारी PM केयर्स नाम के फंड के ऊपर। चलो इसके टाइटल पैराग्राफ में देखेंगे। कह रहे द गवर्नमेंट मस्ट नॉट स्टॉल क्वेरीज रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ PM केयर्स फंड। कह रहे सरकार को स्टॉल नहीं करना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट स्टॉल, मस्ट का मतलब है करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मस्ट यही बताता है ना। अच्छा, मस्ट नॉट स्टॉल, क्या चीज़ स्टॉल नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं रोकनी चाहिए? उन क्वेरीज को नहीं रोकना चाहिए, उन सवालों को जो रिलेटेड टू हैं, जो कि जुड़े हुए हैं ऑपरेशन से, कामगिरी से, इस PM केयर्स फंड की। तो जैसे ये काम करता है, कैसे इसमें पैसे आते हैं, कैसे इसमें से पैसे निकलते हैं, तो ये सारा पब्लिक फंड है, तो सरकार को इस फंड के बारे में सबको साफ साफ बताना चाहिए। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ों पे। स्टॉल एक वर्ब है, इसका मतलब होता है स्टॉप करना, पोस्टपोन करना, डिले करना, हिंटर करना। जब जब आप कोई ऐसा काम करोगे ना कि आज नहीं कल करेंगे या नहीं करेंगे, इसको करेंगे नहीं हम, तो आप उस काम को स्टॉल कर रहे हो, है ना, आगे के लिए टाल रहे हो, या उस काम को आप मना कर रहे हो। सब्जेक्ट था आपकी गवर्नमेंट, वर्ब थी मस्ट नॉट स्टॉल। तो ऐसे सब्जेक्ट वर्ब जो है ग्रीन पिंक में मार्क्ड है, हर रोज की तरह फायदा उठाएं इसका, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होगी। पूरे आर्टिकल का सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब है पिंक में। अब मैं आपको एक समरी देने वाला हूं ताकि आपको पता लग जाए ये PM केयर्स फंड क्या है और उसके ऊपर क्या कंट्रोवर्सी है। PM केयर्स फंड एक नया फंड है, ये आया कोरोना के जो है ना पैंडेमिक के इंडिया में आने के बाद। इस फंड को गवर्नमेंट ने क्रिएट किया, BJP की। इससे पहले भी इसी काम के लिए हमारे पास दूसरे भी कई सारे फंड्स थे, जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, NDRF। उसमें अगर किसी स्टेट में बहुत प्रॉब्लम हो तो स्टेट को भी पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता था, साफ साफ उसकी गाइडलाइंस थी। कह रहे उसके होते हुए भी आपने PM केयर्स फंड बनाया, चलो कोई बात नहीं, बना लिया, लेकिन आपने किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया कि इसमें कितना पैसा आता है और कहाँ पे कितना कितना पैसा आपने लगाया और कितना इसमें बैलेंस बचा है। कह रहा पैसा तो पब्लिक का ही है, तो आपने नया फंड बना लिया, तो क्या आप पब्लिक को बताओगे नहीं? अब ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इसको देखेंगे बाद में, पहले कोविड को देखा जाए, कोविड से निपटने के बाद में PM केयर्स फंड के ऊपर जो है हम कोई सुनवाई करेंगे। अब इससे हुआ क्या, कह रहे सुप्रीम कोर्ट तो अपनी बात ठीक भी कर रही है, क्योंकि कोविड का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, कोविड, पर आप खुद तो बता सकते हो ना, सुप्रीम कोर्ट तक हमें जाने की जरूरत ही क्यों पड़े? सरकार को खुद सामने से आकर के बताना चाहिए कि हमारे मन में कोई चोर नहीं है, ये फंड है, इसमें इतना पैसा रखा है, इतना हमने खर्च कर दिया, इतना भी बाकी है। तो बस यही कह रहा है कि आप वो साफ साफ बात करो जो आपको करनी चाहिए। लोग सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाएं इस छोटी सी बात के लिए, है ना। चल इसकी समरी है आज की, एथिकल। जब जब ये कुछ अच्छी बात करेगा ना, ऐसी वाली, है ना, ईमानदारी की, सच्चाई की, ट्रूथफुलनेस की, ऑनेस्टी की, देन योर टोन बिकम्स एथिकल। एथिकल का मतलब ये होता है मोरल्स की बात होती है, नैतिकता की। चलिए शुरू करेंगे, एक समरी को लिखना कमेंट सेक्शन में। चलो, कह रहे देयर इज समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सॉल्यूशंस PM केयर्स फंड दैट हैज लेड टू डिमांड्स फॉर इट्स स्क्रूटनी। कह रहे देयर इज समथिंग, वहाँ पे कुछ ऐसा है। अच्छा कैसा है भाई? नेचर के बारे में, स्वभाव के बारे में
इस पीएम केयर्स नाम के फंड की, इसकी फुल फॉर्म इसने दी है यहाँ पे, है ना, पीएम केयर्स कैसे बना है। तो कह रहे इसके स्वभाव के बारे में जरूर कुछ ऐसा है जो कि हमें लीड टू कर गया है, जो कि हमें की तरफ ले गया है उन डिमांड्स के, उन मांगों के जो कि हैं इसकी स्क्रूटनी के लिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी जांच के लिए। तो कह रहे इस पीएम केयर्स नाम के फंड में कुछ अजीब सी चीज़ जरूर है इसके स्वभाव में ही, नेचर में ही, जिसकी वजह से इसके ऊपर इतने सारे सवाल, इतनी सारी डिमांड्स उठ रही हैं। चलिए सेंटेंस के अंदर देखने वाली चीज़ों पे आते हैं। स्क्रूटनी नाम का वर्ड बहुत जाना पहचाना है। आप जानते हैं इन्वेस्टिगेशन, जांच को, एग्जामिनेशन को, प्रोब को हम कहते हैं स्क्रूटनी, है ना। चलिए सब्जेक्ट वर्ब मिलाते जाना। देयर एडवर्ब आपकी इज आपका हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब भी यही है, और समथिंग जो है ना ये आपका सब्जेक्ट है। तो एड वर्ब से जब भी सेंटेंस शुरू होता है, सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब या सेंटेंस की मेन वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले होती है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे व्हाइल द सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड अ रिट पिटीशन कॉलिंग फॉर अ फंड्स डाइवर्जन फ्रॉम दिस फंड टू द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड NDRF एंड ऑल्सो डिनाइड द पिटिशनर्स डिमांड दैट द पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बी ऑडिटेड बाय द CAG। देखो सेंटेंस बहुत लंबा है, एक काम करते हैं सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं, फिर इसका आगे वाला पार्ट इसके साथ जोड़ देंगे। कह रहे जहां वाइल या जहां या जब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, हैज रिजेक्टेड, इस चीज को उसने मना कर दिया है, और किसको, एक रिट पिटीशन को। अब ये रिट पिटीशन क्या होती है, पेटिशन मतलब याचिका, रिट का मतलब है कोर्ट ऑर्डर। तो रिट पिटीशन ऐसी पिटीशन होती है जिसमें कोर्ट के सामने याचिका लगाई जाती है कि आप कुछ ऑर्डर डालें, है ना। तो कह रहे जहां सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया एक रिट पिटीशन को, हम कोई कोर्ट की सुनवाई नहीं करेंगे इस पिटीशन के ऊपर। अच्छा कौन सी पिटीशन थी ये, जो कॉल फॉर करती थी, जो मांग करती थी फंड्स के डाइवर्जन को इस फंड के, इस फंड से, और कहाँ पे, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में, NDRF में। तो कह रहा है एक पिटीशन आई थी कि इसमें से पैसा निकाल के NDRF में डाला जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया है। कह रहा है और साथ ही साथ इसी सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है पिटिशनर्स की डिमांड को कि क्या, कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, ये जो पीएम केयर्स फंड है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसकी ऑडिट की जाए CAG के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातों के लिए मना कर दिया, ना तो इसकी ऑडिट होगी, ना इसके पैसे को NDRF में डाला जाएगा। कह रहे जहां पे ऐसा हुआ, अब आगे का सेंटेंस देखो। कह रहे क्वेश्चंस रिमेन अबाउट इट्स नीड, ऑपरेशन एंड इट्स परसिस्टिंग लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कह रहे सवाल फिर भी बने हुए हैं इसकी जरूरत के बारे में, इसके कामकाज के बारे में, और इसकी लगातार बनी हुई लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के बारे में। इसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है, किसी को भी समझ में नहीं आता ये फंड कैसे काम करता है। तो कह रहा कितना भी सुप्रीम कोर्ट ने इसका साथ दिया हो, फिर भी इसकी ट्रांसपेरेंसी, नीड और ऑपरेशंस के बारे में आज भी सवाल हमारे सामने बने हुए हैं। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीजों पे। पहले सब्जेक्ट वर्ब मिला लेना ताकि आपको सेंटेंस का खाका मालूम चले कैसे सेंटेंस बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की दो वर्ब्स हैं, हैज रिजेक्टेड एंड हैज डिनाइड, है ना, दो वर्ब्स हैं। अच्छा चैरिटेबल ट्रस्ट की जो हमारे पास वर्ब है वो है बी ऑडिटेड, क्वेश्चंस की जो वर्ब है वो हमारे पास है रिमेन। इस तरह से सेंटेंस आपका बना हुआ है ना। अब पहले मैं आपको वर्ड्स बता देता हूं, फिर मैं आपको इसका ग्रामर कॉन्सेप्ट मेन आज का इसी सेंटेंस के अंदर है। रिट देख लेना, जो कोर्ट ऑर्डर को से रिलेटेड हो वो रिट होती है। कॉल फॉर करना मतलब किसी चीज की डिमांड करना। अब यहाँ पे मैं गैप लूंगा छोटा सा, कॉल से बनने वाली पांचों फ्रेजल वर्ब को आप अपने दिमाग में रिवाइज करें, मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। पांचों फ्रेजल वर्ब के क्या मतलब होते हैं मैं आपके सामने लिखता हूं ताकि आपको एक एक करके याद आए। कॉल फॉर होता है डिमांड करना किस चीज की, इन एनिमेटेड चीज की जिसमें जान नहीं हो, है ना, इन एनिमेटेड, ठीक है ना। अच्छा कॉल ऑन क्या होता है, डिमांड करना, किसी को बुलाना, आह्वान करना, पर एनिमेटेड का यहां लिख देता हूं मैं, किसी को बुलाना, किसी को कॉल करना बट एनिमेटेड पर्सन को, जैसे किसी इंसान को, है ना। इस तरह से आप कॉल ऑन या कॉल अपॉन करते हैं। कॉल आउट करने का मतलब होता है किसी को चैलेंज करना, किसी को आपने उससे घर से बाहर बुलाया, कॉल आउट करके आओ, बाहर आओ और मुझसे लड़ो, कॉल आउट करना, है ना, किसी को चैलेंज करना, खुले में चुनौती देना। कॉल एट का मतलब होता है थोड़े वक्त के लिए कहीं पे रुकना, स्टॉप एट अ प्लेस फॉर अ ब्रीफ पीरियड। ये जनरली कौन करता है, ये करती है गाड़ियां, ये करती है बसेस। जैसे राजधानी एक्सप्रेस है, 4 स्टेशन पे रुकती है तो चारों स्टेशन पे 5-5 मिनट के लिए कॉल ऐड करती है, समझ गए। कॉल अप का मतलब होता है लास्ट में किसी को टेलीफोन करना, टेलीफोनिक
कॉल। कॉल आप कर रहे हो किसी को, आप फोन कर रहे हो उसको, मिस कॉल नहीं कर रहे, उसको आप जो है फोन कर रहे हो, एक्चुअली उससे बात करना चाह रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कॉल से बनने वाली सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं। अब देखने वाला जो अपने पास कॉन्सेप्ट है मेन आज का, वो है बी ऑडिटेड। इसको बोला जाता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, है ना। देखो मैं इसको करवा चुका हूँ, नाम भारी भारी हैं, मैं भी भूल जाता हूँ। इसका काम समझ लो आप, ये नाम वाम तो बाद की भी आते हैं इधर उधर की। इसको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा जब आप पूरा कॉन्सेप्ट मेरे साथ सीखोगे। देखो कुछ ऐसी वर्ब्स, ऐसे नाउन और ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अगर मेन क्लोज में आ जाएं तो दैट के बाद जो दूसरा क्लोज आ रहा होगा उसमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को वो ट्रिगर कर देंगे। ये मैंने थोड़े दिन पहले करवाया था, पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रह गई थी। अभी आप उसको एक बार में देखोगे तो समझ सकते हो, है ना। देखो मैंने आपको ऐसा बोला कि द कोर्ट ने डिमांड किया है, द कोर्ट डिमांडेड दैट द फ्यूजिटिव सरेंडर्स हिमसेल्फ। कोर्ट ने ऐसा बोला कि फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, भगोड़ा अपने आप को सरेंडर करे, है ना। कोर्ट की ये डिमांड थी। अब ध्यान से देखो, कोर्ट ने डिमांड किया तो डिमांड नाम की वर्ब यहाँ पे हमने यूज कर ली, इसके बाद में दैट नाम की कंजंक्शन भी आ गई। जैसे ये डिमांड नाम की वर्ब यूज हुई ना, तो हमने देखा ऊपर डिमांड नाम की वर्ब और नाउन दोनों ही दैट के बाद सब्जेक्टिव मूड को ट्रिगर करेंगे। तो मुझे यहाँ पता लग जाना चाहिए कोर्ट की डिमांड को देखते ही यहाँ पे दैट के बाद वाले क्लोज में सब्जेक्टिव मूड आएगा। अब इसका मतलब क्या है, आपको इसके बाद में ऐसा सोच लेना है फ्यूजिटिव और सरेंडर के बीच में शूट लगा हुआ है। फिर समझ लो, बीच में ऐसा समझ लेना है कि यहाँ पे शूट लगा हुआ है। जैसे ही आप शूट लगा हुआ देखोगे ना, वहां पे लगा नहीं हुआ, आपको समझना है ऐसा। जैसे ही आप लगा हुआ देखोगे, ये सरेंडर्स का आप क्या बना दोगे, सरेंडर बना दोगे। आप जानते हो मॉडल्स अपने बाद में वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस यही इसके। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे बेयर इन्फिनिटिव यूज करना था, और इसकी निशानी क्या है आप ऐसा समझो, शुड यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए बेयर इन्फिनिटिव हम यूज कर रहे हैं, और शुड का मीनिंग भी निकलेगा आप, है ना। कोर्ट ने डिमांड किया कि फ्यूजिटिव को सरेंडर कर देना चाहिए, है ना, सरेंडर कर देना चाहिए। तो शुड यहाँ पे एक्चुअल में मीनिंग भी अपना देगा। तो ये एक्चुअल में कहीं लगा नहीं होगा, आपके दिमाग के हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसी ट्रिक को अगले सेंटेंस में लगाओ। ये बहुत ही क्रूशियल है, इट इज वेरी क्रूशियल। अब क्रूशियल नाम का एडजेक्टिव यूज हो गया, देखा आपने, एडजेक्टिव भी आ गया। अब अगर ये एडजेक्टिव इस लिस्ट का पार्ट है, तो दैट के बाद वाले क्लोज में हम फिर से सब्जेक्टिव मोड को ट्रिगर करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, द क्रिमिनल। अब देखो शुड, अब आपकी इच्छा होगी यहाँ पे पनिश लिख दूं, ठीक है ना, शुड पनिश फॉर हिज क्राइम्स, है ना। आपने बताया सर शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सरेंडर आया था, यहाँ पे पनिश आ गया। पर ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आपने सब्जेक्टिव मोड तो यूज कर लिया, पर सेंटेंस का मतलब गलत निकाल दिया। क्रिमिनल को पनिश किया जाएगा, क्रिमिनल किसी को पनिश नहीं करेगा, क्रिमिनल को उसके गुनाहों के लिए पनिश किया जाएगा। मतलब यहाँ पे सब्जेक्टिव मोड तो लगेगा, पर लगेगा पैसिव फॉर्म में। अब पैसिव फॉर्म क्या होगी इसकी, बी और पनिश की जगह पनिश्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आई है ना, वो बी बन के आएगी, ना कि पनिश बन के आएगी, क्योंकि क्रिमिनल को पनिश किया जाएगा तो पैसिव वॉइस लगेगा, तो यहाँ पे आएगा बी पनिश्ड। बस अब ध्यान से देखो, इतना समझ गए तो यहाँ पे ये लगा हुआ है चैरिटेबल ट्रस्ट, जस्ट अ मिनट, चैरिटेबल ट्रस्ट बी ऑडिटेड बाय द सीएजी, है ना। कोर्ट ने ऐसा डिमांड किया, पेटिशनर ने डिमांड किया, डिमांड नाम की वर्ब आ गई, दैट के बाद सब्जेक्टिव मूड लगा, सब्जेक्टिव मूड का सब्जेक्ट हो गया ट्रस्ट, इसकी वर्ब होगी पैसिव फॉर्म में बी ऑडिटेड। अब ट्रस्ट तो किसी को ऑडिट करने वाली है नहीं, इसलिए ट्रस्ट बी ऑडिटेड होगी, ट्रस्ट को पैसिव फॉर्म में ऑडिट किया जाएगा। अगर आपने इतना समझ लिया ना, तो सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यहाँ पे खत्म हो गया है। बस यहीं से शुरू होता था और यहीं पे खत्म हो जाता था। एक हिंदी में सेंटेंस दे रहा हूँ, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बना करके उसको इंग्लिश में डालना, है ना। हम सब यही चाहते हैं कि शांति या पीस की जीत हो। हम सब यही चाहते हैं कि शांति की जीत हो। इसको सब्जेक्टिव मूड यूज करके लगाना आपको सेंटेंस को ना, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को यूज करके इसको इंग्लिश में बदलो, डालना कमेंट सेक्शन में, बहुत सिंपल है, मैं भी अपना डाल दूंगा आंसर। चलो आगे बढ़े। हाँ, अ 3 जज बेंच asserted that no exception could be taken to the constitution of yet another public charitable trust at a time of a raging COVID-19 pandemic। कह रहे जो तीन जजों की जो बेंच थी ना, ये 3 जज वाला कॉन्सेप्ट तो आप सीख ही गए हो ना, बीच में हाइफन क्यों लगा हुआ है, आगे एस क्यों नहीं लगा हुआ। कह रहे जो बेंच थी जिसका एडजेक्टिव है 3 जज, है ना, इसने ऐसा असर्ट किया, इसने हाईलाइट किया, जोर देके कहा इस बात को, दैट वो ये कि कोई एक्सेप्शन नहीं टेकन की जा सकती, कोई भी सवाल जो है जवाब नहीं किए जा सकते, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं उठाया जा सकता, एक्सेप्शन नहीं बनाई जा सकती कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, निर्माण को लेकर के, और किसका कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर से ऑफ येट, फिर से एक नई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के
ऐसे एक वक्त पे एट अ टाइम ऑफ जिसमें कोविड-19 पैंडेमिक रेज कर रही है, ये पैंडेमिक बहुत गुस्से के अंदर सबको इन्फेक्ट कर रही है। तो कोर्ट ने बोला पहले कोरोना गुजर जाने दो, फिर ऐसे फालतू के जवाबों को, सवालों को हम करेंगे, कैसे आपने पीएम केयर्स बनाया या नहीं बनाया। अभी जो बन गया उसको काम करने दो, कोरोना के जाने के बाद इस पे सवाल उठाना। समझ गए ना? तो असर्ट कर दिया मतलब जोर दे करके कहा। यहाँ पे एक्सेप्शन का मतलब है सवाल जवाब। अच्छा, रेजिंग का मतलब है ऐसी चीज जो फ्यूरियस हो, एनरेज्ड हो, गुस्से में हो, एंग्री हो, उसको कहते हैं रेजिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा बट द नीड फॉर अ फ्रेश ट्रस्ट when there is the PM's National Relief Fund PNRF with a substantial corpus in place is not clear। अब ये बहुत लॉजिकल सेंटेंस है। कह रहे लेकिन जो नीड है ना, जो जरूरत है एक फ्रेश ट्रस्ट की, एक नई ट्रस्ट की, और कब? जब व्हेन वहां पे है देयर इज पीएम नेशनल रिलीफ फंड PMNRF, है ना, जहां पे ऑलरेडी एक ऐसा फंड है। और कैसे है ये? एक बहुत ही सब्सटेंशियल, एक बहुत ही बड़ी, एक बहुत ही नोटिसेबल कॉर्पस के साथ अपनी जगह पे। कॉर्पस का मतलब होता है बहुत सारा पैसा, बहुत सारा फंड। तो इसमें बहुत सारा फंड है इसके अंदर। करे जो नीड है ना, ये नॉट क्लियर है, अभी भी हमें साफ नहीं हुई। जब आपके पास PMNRF नाम का फंड था, उसमें बहुत सारा पैसा रखा था, उस पैसे के बारे में किसी को सवाल भी नहीं था, तब आपने नया फंड क्यों बनाया कोरोना से फाइट करने के लिए? तो कह रहा नीड है ना, इज नॉट क्लियर। समझ गए होंगे सेंटेंस को, है ना? नीड की वर्ब है इज, नेशनल रिलीफ फंड की वर्ब है इज। कॉर्पस देख लेना, कलेक्शन ऑफ फंड्स। अब बहुत बड़ा एग्रीगेशन होता है, उसे कहते हैं कॉर्पस, है ना, बहुत सारा पैसा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो CAG आप देख रहे हो ना, जिससे ऑडिट करवानी थी, बी ऑडिटेड बाय CAG, यही मेरा डिपार्टमेंट है। हम ऑडिट ही किया करते हैं गवर्नमेंट की मनी की, गवर्नमेंट के पैसे की। फिर बताऊंगा कभी इंटरेस्टिंग वे के अंदर कैसे मेरा डिपार्टमेंट काम करता है। कह रहा सिंस द पीएम केयर्स फंड एग्जिस्टेड इंडिपेंडेंट ऑफ बजटरी सपोर्ट और गवर्नमेंट मनी, द कोर्ट्स रीजनिंग वाज दैट देयर वाज नो ओकेजन फॉर अ CAG ऑडिट। अब ये बता रहा है CAG की ऑडिट क्यों कोर्ट ने करवाने से मना बोला। कह रहा क्योंकि पीएम केयर्स फंड जो है एग्जिस्ट करता है बिना इंडिपेंडेंट रहे, बिना जो है निर्भर रहे, इंडिपेंडेंट होकर के, बजटरी सपोर्ट के, सरकार के पैसे के, बजटरी सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट मनी। तो पीएम केयर्स फंड के अंदर सरकार के पैसे का 1 रुपया भी जमा नहीं होता, ये बिल्कुल भी उस पर डिपेंडेंट नहीं है। कह रहा सिंस, क्योंकि ऐसा है, तो हुआ क्या? तो कोर्ट की रीजनिंग थी, कोर्ट ने जो लॉजिक लगाया वो वाज था कि देयर वाज नो ओकेजन, वहां पे कोई भी मौका नहीं था, कोई भी रीजन नहीं था, कोई भी ओकेजन नहीं था CAG की ऑडिट का। तो मेरे डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? जहां पे सरकार का पैसा लगाओ वहां पे जाकर के हम ऑडिट कर सकते हैं। तो कह रहे कोर्ट ने बोला यार इसमें सरकारी पैसा तो एक नहीं है, लोगों की डोनेशन है, आपकी और मेरी, तो यहाँ पे CAG की ऑडिट का सवाल पैदा नहीं होता। समझ गए सेंटेंस को, है ना? ओकेजन का मतलब होता है मौका, तो यहाँ पे कोई ओकेजन नहीं था, कोर्ट ने बोला ऐसा कोई मौका नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा हाउएवर द कंसर्न इज नॉट अबाउट द लीगल बेसिस और द एब्सेंस ऑफ अ CAG ऑडिट और वेदर इट इज सुपरफ्लुअस और नीडेड एसेंशियल। कह रहा है हालांकि जो कंसर्न है ना, जो चिंता है, वो नहीं है बारे में अबाउट लीगल बेसिस के, कानूनी आधार के, और नाम मौजूदगी के, या तो एक CAG ऑडिट के, चाहे ये हो सुपरफ्लुअस, चाहे ये हो यूजलेस, और चाहे ये हो इंडीड वास्तव में एसेंशियल, बहुत ही जरूरी। तो कह रहा हालांकि सवाल तो ये कभी रहा ही नहीं कि CAG से ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी, है ना? तो हाउएवर हालांकि कंसर्न ये कभी भी नहीं रहा है कि लीगल बेसिस है या नहीं है, CAG से ऑडिट करवाई जाए या ना करवाई जाए। अब देखने वाला वर्ड कौन सा है? सुपरफ्लुअस। इसका मतलब होता है छिछला, जो उतला, जो बहुत ज्यादा गहरा ना हो, या जिसको हम अननेसेसरी या यूजलेस भी बोल सकते हैं। सुपरफ्लुअस हर वो चीज है दुनिया की जो डिटेल्ड नहीं है, जो बिल्कुल जल्दबाजी में की हुई है, या अननेसेसरी है, या यूजलेस है ना, सुपरफ्लुअस। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा एज रिस्पॉन्स, आज का बहुत इजी है, मैं आप सभी से यही एक्सपेक्ट करता हूं, आप थोड़ा सा फास्ट इसको प्रोसेस करेंगे। कह रहा एज रिस्पॉन्सेज टू RTI क्वेरीज ऑन द फंड रिवील, द गवर्नमेंट इज नॉट फोर्थकमिंग ऑन क्वेश्चंस ऑन इट्स ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। कह रहे जैसे कि रिस्पॉन्सेज जो है ना, प्रतिक्रियाएं जो हैं, किसके? RTI क्वेरीज के सामने। RTI क्वेरी आप जानते हो ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो कह रहे जो रिस्पॉन्सेज निकल करके आ रहे हैं RTI क्वेरीज के इस फंड पे, और जो वो रिवील करते हैं, जो ये प्रतिक्रियाएं सबके सामने खुलासा करती हैं। अच्छा, वो क्या खुलासा करती हैं? सरकार फोर्थ कमिंग नहीं हो रही है, सरकार सामने नहीं आ रही है,
इन सवालों पे, उन क्वेश्चंस पे, और किस पे, इसकी ट्रांसपेरेंसी पे और इसकी जिम्मेदारी पे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमारे आज तक जो भी आरडीए क्वेरियां लगी है ना पीएम केयर्स फंड पे, वो सारी की सारी इसी चीज को खुलासा करती हैं, रिवील करती हैं कि सरकार सामने नहीं आ रही है, ना तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहती है, ना वो जिम्मेदार होना चाहती है इस फंड को लेकर के। अब देखने वाला वर्ड देख लेना, फोर्थ कमिंग। फोर्थ मतलब सामने, कम मतलब आना। हर वो चीज फोर्थ कमिंग है जो निकल करके आपके सामने खुद से आ रही है, फोर्थ कमिंग। सिंपल है, चलिए आगे बढ़े। कह रहा क्वेरीज ऑन द ट्रस्ट डीड फॉर द फंड एंड इट्स क्रिएशन एंड ऑपरेशन have been summarily dismissed by arguing that the fund was not a public authority even though PM is its ex officio chairman and 3 cabinet ministers are its trustees। अब ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। कह रहे जो सवाल है ना, क्वेरीज हैं, अच्छा किस पे? ट्रस्ट की डीड पे उस फंड के लिए। देखिए ट्रस्ट डीड का मतलब क्या होता है, कैसे किसी फंड के लिए ट्रस्ट का निर्माण हुआ है, उस ट्रस्ट के क्या कायदे कानून है। तो कह रहे सवाल आ रहा है ना ट्रस्ट के, इस फंड के कायदे कानूनों पे, इसके क्रिएशन पे ये कैसे बना है, इसके ऑपरेशन पे ये कैसे काम करता है। कह रहे सारी की सारी क्वेरीज, सारे के सारे क्वेश्चंस को समरीली डिसमिस कर दिया गया है। समरीली का मतलब क्या है, क्विकली, स्विफ्टली, विदाउट डिले, फटाफट से इसको डिसमिस कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, है ना। अच्छा कैसे डिसमिस किया गया? आर्ग्यू करके इस बात को रखे कि फंड जो है एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, एक पब्लिक की जो संस्था नहीं है, इवन तो यहां तक कि जबकि पीएम इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है और 3 कैबिनेट मिनिस्टर इसके ट्रस्टी हैं। तो 4 लोग हमारी सरकार के इसके चेयरमैन और ट्रस्टी बन के बैठे हैं, फिर भी कोर्ट ने जितने भी सवाल उठे सबको फटाफट से डिसमिस करके कह दिया कि इसको पब्लिक अथॉरिटी नहीं बोल सकते, ये फंड एक प्राइवेट अथॉरिटी है, ऐसा समझ लो आप, है ना। चलो अब देखने वाली चीज क्या है, समरली वर्ड को नोट कर लेना, जल्दी जल्दी हो कोई चीज, क्विकली हो, स्विफ्टली हो, फटाफट हो, है ना। समरी भी क्या कहती है, समरी जब आप किसी चीज की लिखते हैं तो आप क्या है, सारे को थोड़े में समेटने की कोशिश करते हैं, है ना। जब आप सारे को थोड़े में समेटते हैं तो आप थोड़ा सा टाइम को बचत करते हैं, काम जल्दी होता है। तो समरली नाम की एडवर्ब हमने वहीं से निकाली है, जल्दी जल्दी किसी काम को किया हो तो समरली उसको हमने किया होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वो होता है, देखो आप पीएम हो, आप ऐसे जैसे आज पीएम की गद्दी पे बैठे आप इसके चेयरमैन भी बन गए। इसके चेयरमैन बनने के लिए ना आपको किसी का ऑर्डर की जरूरत है, ना कोई आपका इलेक्शन होगा, आपकी जगह कल किसी और को बिठा देंगे तो वो इसका चेयरमैन बन जाएगा। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है, जैसे ही आप पीएम बने उसी मोमेंट पे आप चेयरमैन भी अपने आप ऑटोमेटिकली बन गए। तो एक्स ऑफिशियो नाम के वर्ड को यूज करें आप, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, समझे इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। And the Ministry of Corporate Affairs had also treated is a fund set up by the center। और कह रहे जो मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये भी इसको ट्रीट करती है, ये भी इसको ट्रीट कर चुकी है एक फंड की तरह। और कैसा फंड, जिसको सेटअप किया गया सेंटर के द्वारा, जिसको इस्टेब्लिश किया गया है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। तो कह रहा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी इसको सरकारी फंड ऑलरेडी बता चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फंड को लेकर के जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ सीएजी, उसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही हैं। हमारा डिपार्टमेंट चाहता है इस फंड को हम जा करके ऑडिट करें, पर सरकार की तरफ से हमें बिल्कुल भी हरी झंडी नहीं मिल रही है इसको ऑडिट करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही हम वेट कर रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट बोलेगी हम इसको जाकर के ऑडिट करेंगे, इसमें से देखेंगे कितना पैसा कैसे सरकार ने यूज किया। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा सिंस द ट्रस्ट वॉज क्रिएटेड lakhs of public and private sector employees have donated a day's salary to it, with some of them claiming that this reduction was done without their explicit consent। कह रहे जब से ट्रस्ट को क्रिएट किया गया, सिंस द ट्रस्ट वॉज क्रिएटेड, लाखों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय ने डोनेट किया है एक दिन की सैलरी को इस फंड के अंदर टू इट। और कह रहे कैसे, कुछ एक के क्लेम करने के साथ, कुछ एक के ऐसा दावा ठोकने के साथ कि ये जो डिडक्शन है इसको बनाया गया है बिना उनकी साफ साफ एक्सप्लिसिट कंसेंट के, है ना। लोगों ने बोला ही नहीं हमारी सैलरी काट लेना एक दिन की, फिर भी सरकार ने जो भी डिपार्टमेंट था उनका, उनकी एक दिन की सैलरी काटी और इस फंड में जमा कर दी, है ना। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज, एक्सप्लिसिट मतलब होता है साफ साफ, क्लियर कट, अनइक्विवोकल, स्पेसिफिक, ट्रांसपेरेंट, है ना। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिल्कुल जिसमें कोई दो राय हो ही ना। ये वास्तव में हुआ है। हम लोगों ने तो क्या जनरली हम लोग
कोई भी बड़ा डिजास्टर आता है तो ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं एक दिन की सैलरी अपनी देते हैं, है ना। उससे क्या बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा हो जाता है, सब एक एक दिन की सैलरी देंगे। किसी की सैलरी एक दिन की 5,000 होती है, किसी की 4,000 होती है, किसी की 2,000 होती है। तो इससे होता क्या है, बहुत सारा पैसा देश के काम आता है। पर इस बार पीएम केयर्स फंड के लिए सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव था कि आपको ये सैलरी देनी ही देनी है, मतलब साइन करो एक फॉर्म पे, नहीं किया तो आपको गवर्नमेंट जो है अपना डिपार्टमेंट आपको परेशान करेगा। तो कुछ लोगों की तो कार्ड भी ली गई उनसे, है ना, उन्होंने मना भी किया होगा तो भी उनकी कार्ड ली गई। ये उस मुद्दे को उठाना चाह रहा है। कह रहा मैनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज टू हैव मेड डोनेशंस बिकॉज ऑफ ए प्रोविसो allowing uncapped corporate donations that would qualify as corporate social responsibility या CSR expenditure। कह रहे बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट और कॉर्पोरेट एंटिटी जो है ना, सरकारी और प्राइवेट कंपनियां जो हैं, उन्होंने भी डोनेशन मेड की है ना। क्यों? कह रहे कारण से, बिकॉज ऑफ इस प्रोविजन के, इस रूल के जो अलाउ करता है बिना लिमिट की कॉर्पोरेट डोनेशन को, जो क्वालिफाई कर जाएंगी CSR के फॉर्म में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में, इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है उसके ऊपर। सेंटेंस एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर इसका मतलब बताता हूं आपको क्या है ना, अगर आप थोड़ा सा जीके कम जानते हो। बहुत सारी प्राइवेट और सरकारी संस्थाओं ने डोनेशंस को किया है इस रीजन के कारण, इस रूल के कारण, प्रोविजन के कारण, जो अलाउ करता है इनको कि ये लिमिटलेस कॉर्पोरेट डोनेशन कर सकते हैं आज इस फंड के अंदर, जो कि क्वालिफाई कर जाएगी, बन जाएगी बाद में CSR का एक्सपेंडिचर। देखो सरकारी और प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं, इनके गले में सरकार ने एक जो ना सांप डाल रखा है। क्या? हर साल आप 1%, 2%, 3% जो भी सरकार कहती है वो आपको पब्लिक की भलाई के लिए खर्च करना पड़ेगा। इस फंड को बोला जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने नहीं किया तो आप गुनहगार हो, आपको सजा भी हो सकती है। तो हर कंपनी के मजबूरी के अंदर जाकर के सरकार के कहे के मुताबिक अनाथालयों में जाएगी, कुछ सड़कों वड़कों पे कुछ काम करेगी, सफाई वफाई करवाएगी, तो 2-3% जो है खर्च करती है। अब इन्होंने क्या बोला इस पर, कोरोना आते ही आप जो अगले 5 साल तक CSR में पैसा खर्च करने वाले थे ना, डाल दो इस फंड के अंदर, हम मान लेंगे आपने CSR में डाल दिया। तो कह रहा ऐसे बहुत सारा प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनियों का पैसा भी इस फंड के अंदर सरकार ने जमा करवा लिया है। तो अनकैप्ड है ये, इसके ऊपर कोई सीलिंग नहीं लगाई। आपको 5 साल में 5 लाख करोड़ करने थे, आज ही डाल दो, 5 साल का खर्चा आपका हमने गिन लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा अर्लियर अ गवर्नमेंट पैनल हैड राइटली सजेस्टेड दैट द डबल बेनिफिट ऑफ टैक्स एजम्पशन वुड बी अ रिग्रेसिव इंसेंटिव। कह रहा पहले के गवर्नमेंट पैनल ने सही सजेस्ट किया था, हैड राइटली सजेस्टेड, कि जो डबल बेनिफिट है ना टैक्स एजम्पशन का, वो होगा एक रेग्रेसिव इंसेंटिव, एक ऐसा मोटिवेशन, एक ऐसी छूट, एक ऐसा इंसेंटिव जो रिग्रेसिव है, आपको पीछे धकेलने वाला है। तो इससे कुछ हुआ होगा, अब इसके अंदर अपने नहीं घुसेंगे। 5 साल 4 साल का इन्होंने जो पैसा डाला है, कह रहा इससे इनको डबल टैक्स बेनिफिट मिला है। तो कह रहा पहले के कई पैनलों ने खुद ही बोला था ऐसा डबल टैक्स बेनिफिट हमारी कंपनियों को नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। डबल टैक्स बेनिफिट का मतलब क्या है, 2 बार टैक्स में रियायत मिल जाएगी इनको, ऐसा कुछ मिलने वाला है। रिग्रेसिव वर्ड को नोट कर लेना, जो चीज आपको आगे ले जाए, प्रोग्रेस करवाए वो प्रोग्रेसिव, जो प्रोग्रेस ना करवाए वो पीछे लाएगी रिग्रेसिव, है ना। ऐसे रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव वर्ड्स बने हैं। कह रहा दस फार अभी तक द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डोनेशंस एंड अ क्लियर ब्रेकअप ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फंड have not been provided apart from an announcement in May that 3100 crore had been sanctioned from it to spend on ventilators। कह रहे 10 फार अभी तक जो एग्जैक्ट अमाउंट है डोनेशंस की, कितना इसमें चंदा आया है और साफ साफ एक ब्रेकअप है एक्सपेंडिचर का इस फंड से, कह रहा इनको अभी तक प्रोवाइड नहीं किया जा चुका है ना। अभी तक सरकार ने नहीं बताया है कि कितना तो हमारे पास चंदा आया और कितना हमने इसमें से खर्चा किया और कहाँ कहाँ पे किया। कह रहा सिवाय इस चीज़ के, अब अपार्ट फ्रॉम करके बताएगा, सिवाय इस चीज़ के एक ऐलान के मई के अंदर कि 3100 करोड़ को सैंक्शन कर दिया है ताकि वो स्पेंड किया जाए वेंटिलेटर के ऊपर, माइग्रेंट वर्कर के वेलफेयर के ऊपर और वैक्सीन की डेवलपमेंट के ऊपर। तो कह रहा ऐसी एक ऐलान के अलावा आज तक किसी ने कुछ नहीं बताया इस फंड में कितने पैसे आए हैं और इसमें से कितने पैसे बाहर निकले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंसेज है, मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जो है आज कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, इसीलिए मैं फास्ट प्रोसेस कर रहा हूं, क्योंकि आरसी अगर सिंपल आए तो उस पर टाइम कम देना है ना, कहीं और टाइम लगाना है आपको वो वाला। चलो आगे बढ़ेंगे। कह रहा स्टेट्स हैव लेड द रिस्पॉन्स टू कोविड-19 and their resources have increasingly been stressed by the continuing rise in infections and deaths। इतना पढ़े।
स्टेट्स ने लीड किया है रिस्पांस को, प्रतिक्रिया को कोविड-19 के सामने, और उनके रिसोर्सेज इंक्रीजिंगली लगातार तरीके से बढ़ते हुए तरीके से स्ट्रेच हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं। और कैसे? लगातार बढ़ते हुए कंटिन्यूइंग राइज से इन्फेक्शंस के अंदर और डेथ्स के अंदर। तो कह रहा स्टेट सामने से जो है ना सामना कर रही है कोविड-19 का, और इनके सारे रिसोर्सेज, सारे संसाधन जो है स्ट्रेच हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्फेक्शन और डेथ्स बढ़ती जा रही हैं। कह रहा अब देखो इससे आगे क्या कह रहा है? कह रहा विच हैव क्रॉस 2.8 मिलियन एंड 54,000 मार्क रिस्पेक्टिवली। कह रहे जिन्होंने 2.8 मिलियन और 54,000 के मार्क को क्रॉस कर लिया है रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। अब देखो 2.8 मिलियन क्या है? जो पहले आया था वो क्या था? इन्फेक्शन। और बाद में 54,000 क्या है? जो बाद में आया था वो क्या था? डेथ्स। तो ये पहले और बाद वाला इस रिस्पेक्टिवली वर्ड ने हमें बताया कि पहले वाले तो ये हैं और बाद वाले की जो हमने बात की है वो ये है। समझ गए सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस है। जब आपके रिसोर्सेज स्ट्रेच हो जाते हैं ना, तो आप ऐसा समझ लो आपके संसाधन कम हो रहे हैं, है ना। आपने हर पॉकेट में, जेब में हाथ डाल करके अपना पैसा निकालने की कोशिश कर ली, उसके बाद में जो आपने सारा जो जोर लगा लिया, तब आपके जो रिसोर्सेज बचे ना वो स्ट्रेच रिसोर्सेज हैं, अंडर प्रेशर हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा एट द वेरी लीस्ट द आरडीआई क्वेश्चंस दैट सीक टू अंडरस्टैंड हाउ फंड्स आर बीइंग रिसीव्ड एंड हाउ दे आर बीइंग डिस्बर्स्ड सो फार शुड बी सीन एज लेजिटिमेट। कह रहे कम से कम, एट द वेरी लीस्ट, कम से कम। हुआ क्या? जो आरडीआई की रिक्वेस्ट है ना, अच्छा कौन सी रिक्वेस्ट? जो कि सीख करती हैं, कोशिश करती हैं, अच्छा किस चीज़ को? अंडरस्टैंड करने को, समझने को। अच्छा क्या? कैसे फंड्स को रिसीव किया जा रहा है, कैसे फंड्स को इसके अंदर पैसे को डाला जा रहा है। अच्छा और किस चीज़ को? और कैसे इन फंड्स को डिसबर्स किया जा रहा है, इनको बाहर निकाला जा रहा है। कह रहे सो फार, अभी तक कह रहे जो रिक्वेस्ट है ना, शुड बी सीन, इन रिक्वेस्ट को देखा जाना चाहिए लेजिटिमेट फॉर्म में, कानूनी वैध के फॉर्म में, एप्रोप्रिएट तरीके से। तो कह रहे कम से कम और कुछ नहीं तो सिर्फ ये जो रिक्वेस्ट आ रही है कि कैसे पैसे आपको मिलते हैं और कैसे पैसे इसमें से बाहर निकलते हैं, इन दोनों चीज़ों को तो आप कम से कम सही मान लो और इनका जवाब, इन आरडीआई रिक्वेस्ट का जवाब आप दें। लेजिटिमेट हर वो चीज़ है जो लीगल है, जो अप्रोप्रिएट है, जो लॉ के हिसाब से सही है ना, लेजिटिमेट है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ देख लेना। रिक्वेस्ट की वर्ब है शुड बी सीन, दैट की वर्ब है सीक, फंड्स की वर्ब है आर बीइंग रिसीव्ड, और दे की वर्ब है बीइंग डिस्पर्स्ड। सब्जेक्ट वर्ब के पेयर मिला दो, बाकी सेंटेंस में कुछ नहीं बचता है उसके बाद, है ना, हमेशा ध्यान रखें। कह रहा ऑल्सो more needs to be done by the government to publicize donations to the more accountable NDRF which allows for a transfer of funds to states। कह रहे साथ ही साथ more needs to be done, और ज़्यादा किए जाने की ज़रूरत है। किसके द्वारा भाई? सरकार के द्वारा। अच्छा क्यों? ताकि पब्लिसाइज किया जा सके, ताकि पब्लिसिटी की जा सके डोनेशंस की, और क्यों? ज़्यादा अकाउंटेबल एनडीआरएफ के लिए, ज़्यादा जिम्मेदार नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए। अच्छा कौन सा फंड है? जो अलाउ फॉर करता है, जो इजाज़त देता है एक ट्रांसफर ऑफ फंड्स को हमारी स्टेट्स को, हमारे राज्यों को। तो कह रहे साथ ही साथ ज़्यादा कुछ किए जाने की ज़रूरत है सरकार को कि वो जो है डोनेशंस की मशहूरी करवाए, ताकि पैसा आए एनडीआरएफ के अंदर, ना कि पीएम केयर्स फंड के अंदर, है ना। एनडीआरएफ में ज़्यादा पैसा है, जो कि ज़्यादा अकाउंटेबल है, जिसके सारे रूल्स बने हुए हैं, जिसमें से पैसे की गबन नहीं हो सकता है। और ये वो एनडीआरएफ है जो कि स्टेट्स को भी पैसे को ट्रांसफर करने को अलाउ करता है, जो कि पीएम केयर फंड आज की डेट में नहीं करता है। तो अगर सरकार को एनडीआरएफ में पैसे डलवाने के लिए ज़्यादा पब्लिसिटी करनी चाहिए। अकाउंटेबल वर्ड को देख लेना, आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो, जो आंसरेबल हो, उसको कहते हैं अकाउंटेबल। सिंपल एडिटोरियल था आज का। मैं थोड़ा लेट हूँ वीडियो बनाने में, एक्चुअली मैं सुबह में बना रहा था, तभी मुझे ऑफिस से फ़ोन आया कि अर्जेंटली एक मीटिंग है, आजकल वीसी होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो मैं फटाफट ऑफिस के लिए भागा। आधा एडिटोरियल मैं बना चुका था। शाम आने के बाद शाम को मैंने देखा कि मेरा माउस तो ऑफिस में छूट गया है, तो ये सब जो है मैं नहीं कर पाता हूँ बिना माउस के, है ना। तो अभी माउस लेकर के आया, एडिशनल माउस हो जाएगा मेरे पास एक, और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वजह से लेट हो गई, शायद 9-9:15 बज जाएंगे आपको मिलते हुए। चलिए मुलाकात लूँगा कल फिर से। आज के अपने जो क्वेश्चन को मैंने आपसे पूछा इंग्लिश में डालें, ट्रांसलेट करके आज की समरी को डालें। चलिए साइनिंग आउट।